स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में पॉलिटी का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन संघवाद। तो स्टार्टिंग करते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? क्या होता है संघवाद? तो क्या होता है संघवाद? फेडरलिज्म इज द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द पावर is divided between a central government authority and various constituent units of the country। मतलब सरकार संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें जो शक्तियाँ होती हैं उनका बंटवारा सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन के बीच होता है। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म गवर्नमेंट। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट सरकार के लेवल होते हैं, स्तर होते हैं। नेक्स्ट वन, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। सरकार के जो विभिन्न टायर्स होते हैं, विभिन्न स्तर होते हैं, वो एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं, सेम सिटीजन्स पर। Next is the jurisdictions of the respective levels of tiers of government are specified in Constitution। जो यहाँ पर जो सरकार से संबंधित ये लेबल्स दिए गए हैं या फिर इनके राइट्स दिए गए हैं, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया है। नेक्स्ट वन, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पॉसिबली बी चेंज्ड ओनली बाय द कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। संविधान के जो मेन फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं, जब उनमें चेंजेस होता है तो ये चेंजेस सरकार के दोनों लेवल्स की सहमति से ही होता है। नेक्स्ट वन, courts have the power of to interrupt the constitution and the power of different level of the government। अब न्यायालयों की बात करें, कोर्ट्स की बात करें, तो इनको भी संविधान और सरकार के जो अलग अलग लेवल हैं उनकी शक्तियाँ की व्याख्या करने का अधिकार है। ठीक है। फॉर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात करें, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अगर यहाँ पर वित्तीय सहायता के लिए सरकार के प्रत्येक स्तर को राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं। मतलब कि जो फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी होती है, उनके जितने भी खर्चे होते हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए क्या राजस्व के अलग अलग रेवेन्यू के अलग अलग स्रोत दिए गए हैं और क्लियर भी किए गए हैं। मेन objective is to safeguard and promote unity of country while accommodated regional diversity। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन उद्देश्य था, वो क्या था कि जो अलग अलग विविधता है उन सबको एक साथ लेकर और सुरक्षित लेके चलना। क्योंकि हमारे देश का भी मेन मोटिव यही है कि अलग अलग जो है लोग हैं, अलग अलग कल्चर हैं, उन सबको एक साथ सुरक्षित लेकर एक साथ आगे बढ़ना। नेक्स्ट वन, जैसे कि अभी हमने इसके की पॉइंट्स पढ़े, ऐसे ही इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। डिमेरिट्स क्या हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी मोर पावरफुल। जो यहाँ की जो केंद्रीय सरकार है वो ज़्यादा पावरफुल है। ओनली द सेंटर शुड गेट द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को ही राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का, संविधान में संशोधन करने का। नेक्स्ट वन है बच्चों, पार्लियामेंट हैव टू हैव मोर राइट्स। संसद की बात करें, जो कि पार्लियामेंट कहलाती है, संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार मिले गए हैं। एक्सेस ऑफ मॉनेटरी राइट्स विद द सेंटर। केंद्र के पास जो मॉनेटरी राइट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं।
unnecessary interference of the central government in the affairs of the state governments। अब राज्य सरकारों के जो मामले होते हैं वो केंद्र सरकारों का उसमें मतलब अनावश्यक एक तरह से ना इंटरप्ट होता है कि राज्य सरकार जो अपनी मर्जी से डिसीजन भी ले ना तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना वो उसमें इंटरप्ट करती हैं, वो उसमें हस्तक्षेप करती हैं। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, दो तरह की सरकारें हैं इसमें। पहली है फेडरल, दूसरी है यूनिटरी। फेडरल संघीय और यूनिटरी एकात्मक। संघीय सरकार में मैंने अभी बताया इसमें 2 और मोर लेबल्स होते हैं गवर्नमेंट के। इसमें क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें तो गवर्नमेंट के 2 और मोर लेबल होते हैं, लेकिन यूनिटरी में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जवाबदेही होती है किसके प्रति, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति। वो अपने आप ही डिसीजन ले लेती है लेकिन बाद में रिस्पॉन्सिबल जरूर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने के लिए ऑर्डर नहीं देती, जबकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट डू समथिंग। मतलब इसमें जो होता है ना एक तरह से पावर जो होती है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही होती है। नेक्स्ट वन है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो राज्य सरकार होते हैं उनके पास खुद की शक्तियाँ होती है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, उनको जवाबदेह नहीं होती। ओनली वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सरकार का सिर्फ एक ही लेवल होता है या उप इकाइयाँ भी कहते हैं उसे, वही केंद्र सरकार के अधीन में होती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इंडिया, कनाडा, जर्मनी और इसमें फ्रांस, चाइना एंड जापान। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है, टाइप संघ के क्या क्या प्रकार हैं। तो एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एक साथ आना और एक साथ उस चीज़ को बना के रखना। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इंडिपेंडेंट यूनिट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म आ लार्ज यूनिट। इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट यूनिट होती है वो आपस में मिलकर एक बड़ी यूनिट को बनाती है, ठीक है। और सभी घटक इकाइयाँ की शक्तियाँ समान होती है, जिसमें भी इसमें जितनी भी यूनिट्स है ना उनकी सबकी पावर इक्वल होती है। और ऐसा कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में। नेक्स्ट वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट, जिन्हें स्टेट्स कहते हैं, कीपिंग व्यू ऑफ इंटरनल डाइवर्सिटी। मतलब कि बड़े देश में जो पावर होती है आंतरिक तौर पे वो अलग अलग बांट दी जाती है राज्यों के बीच, और उस पे मेन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट्स का ही राइट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंड्स टू बी मोर पावरफुल, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं ये, इंडिया एंड स्पेन। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन ऑफ कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। इन दोनों में क्या डिफरेंस नज़र आया आप लोगों को। अगर कमिंग टुगेदर की बात करें तो अंडर दिस इंडिपेंडेंस स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगेस्ट यूनियन। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये जो फ्रीडम होते हैं ना, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, ये मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते हैं। और इसमें क्या होता है होल्डिंग में, अंडर दिस लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। और ये डिसाइड करते हैं कि जो शक्तियों का बंटवारा राज्यों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो मेन जो डिसीजन लेगी वो नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार ही डिसीजन लेगी। नेक्स्ट वन है इसमें ऑल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड द स्टेट enjoys सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी। इसमें सभी जो राज्य होते हैं उन्हें आमतौर पर इक्वल पावर दी गई है, ठीक है।
और इनको कुछ हद तक सारी जो चीज़ें हैं वो इक्वल बांटी गई है। बट अंडर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल। अगर हम इसकी बात करें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो इसमें जो पावर होती है वो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के पास। द मेन एम ऑफ फेडरेशन इज पूल देयर सेवरिटी एंड मेंटेन देयर सेपरेशन आइडेंटिटी टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, इनका जो मेन पर्पस होता है, जो मेन एम है वो क्या है? अपनी स्वायत्ता, अपनी संप्रभुता को बना के रखना कि हम मेन हैं, और मेंटेन करके रखना इन्हें अपनी सुरक्षा को भी। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ पूलिंग। इसमें कोई पूलिंग नहीं होती कि हम सर्वोपरि हैं, हम सबसे ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सॉवरेनिटी एंड द मेंटेनिंग आइडेंटिटी, इस प्रकार में जो संप्रभुता को कोई नहीं बताता, ठीक है। पहचान बनाए रखना, इसमें कोई ऐसी पहचान भी नहीं होती स्पेशल, क्योंकि मैंने बताया ना सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है, इसमें चलती है। इसमें कौन कौन एग्जाम्पल है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। इसमें है इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। नेक्स्ट वन है, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेडरल बनाता है, एक संघीय देश बनाता है? नेक्स्ट वन, इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन स्टेट। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें स्पष्ट रूप से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ टू टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया था? दो सिस्टम बनाए गए थे गवर्नमेंट के। पहला था यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और सेकंड क्या थी? स्टेट गवर्नमेंट। लेटर द थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडिड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़। धीरे धीरे कौन सी थर्ड वाली जो टायर भी आ गया था, जिसको हम क्या कहते हैं? पंचायत या म्यूनसिपलिटीज़। अब इनमें ना पावर बढ़ गई थी अलग अलग। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या थी? द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने तीन प्रकार से पावर बांटी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, स्टेट लिस्ट मतलब कि राज्य सूची, और कॉन्करेंट लिस्ट मतलब कि समवर्ती सूची, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट पे आते हैं बच्चों। यूनियन लिस्ट, it includes the subject of national importance as defense, foreign affairs, banking, communications and such currencies। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो एक तो डिफेंस रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग के बारे में, संचार के बारे में और करेंसी वगैरह के बारे में। जितनी भी बातें होती हैं कि मुद्रा चेंज हो रही है, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, 1000 रुपये के नोट बंद हो रहे हैं, 500 के स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, बाहर से कुछ भी बात करनी है, देश विदेशों में जाके कोई भी एग्रीमेंट करना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? यूनियन लिस्ट। और 90% ये कौन संभालता है? हमारे PM। These matters are included in this list. It needs uniform policy। ये सारी सूचियाँ इसके अंदर आती हैं तो ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी भी बनाती हैं। इसमें पहले कितने सब्जेक्ट्स थे? थ्रू आउट द कंट्री, तो बता दिया। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। इस सूची में जितने भी विषय दिए हुए हैं, केंद्र सरकार, जिसे संघ सरकार कहते हैं, वो अपने आप खुद डिसीजन ले सकती है, ठीक है। इसमें ना पहले 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन अब प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट्स और जोड़ दिए गए।
नेक्स्ट वन है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं. इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. इसके अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर पुलिस की जो भी ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं, उनकी शक्तियाँ होती हैं, उनके सब्जेक्ट्स जो भी है मतलब वो डिपेंड कर वो इसके अंदर इंक्लूड्स किया जाता है. पुलिस की हो गई, व्यापार की हो गई, एग्रीकल्चर की हो गई, ठीक है, सिंचाई विभाग की, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती हैं. नेक्स्ट वन है द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट. अब जो ये सब्जेक्ट्स है ना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट अकेले ही डिसीजन ले सकती है. इसमें भी पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 हो गए. 5 सब्जेक्ट जो थे वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ ख़त्म कर दिए गए, कुछ किसके पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास चले गए. नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट. ये समवर्ती सूची. It includes subjects of common interest to both the union government as well as the state government such as. इसमें क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं और वो यूनियन गवर्नमेंट के भी होते हैं. ठीक है, जैसे एजुकेशन की बात करें, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस की बात करें, मैरिज की बात करें. कहते हैं ना मैरिज की एज पहले 18 थी, अब 21 कर दी गई है गर्ल्स की. ठीक है, तो ये स्टेट का और पूरे केंद्र का ही मैटर होता है. अडॉप्शन एंड सक्सेशन, ठीक है, किसी को गोद लेना, किसी को उत्तराधिकारी बनाना. नेक्स्ट, बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ ऑन द बोथ सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट. इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर ये डिसीजन लेती हैं. इन देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट द ईच अदर, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल. इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी कौन लेता है, वो भी. लेकिन हाँ, इससे पहले अगर जो ये लॉ है ये कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब कि ये कानून एक दूसरे के लिए अगर संघर्ष करते हैं, तो इसका जो मेन जो मान्यता होगी वो किसकी होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की. अगर इनके बीच में विचार विमर्श में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा वही माना जाएगा. इसमें पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, अब 52 है. ये इंपॉर्टेंट है, याद करना. नेक्स्ट है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स. अब ये कौन से होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ. The subjects which are not mentioned in union, state or concurrent list come under the power of federal or union government are called residuary subjects. ऐसे सब्जेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आए, यूनियन में नहीं आए और लास्ट में जो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें भी नहीं आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स बोलते हैं. पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट of the sharing of the power between union and state government and it is the basic structure of the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ तो पहले ही बता दी गई थी. हमारा संविधान संघ और राज्यों के बीच में सत्ता का बंटवारे की एक लिमिटेशन को निर्धारित कर दिया गया था और ये संविधान का क्या था, हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर था. Any change it has to be first passed by the both houses of parliament with at least 2/3 majority, then it has to be ratified by the legislature and of the least half of the total state. मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ में बदलाव चाहिए तो पहले संसद के दोनों सदन में लाना पड़ेगा. भाई वो प्रस्ताव, संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा को लो हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं. ठीक है, लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन. लोकसभा को पीपल ऑफ हाउस भी कहते हैं. ठीक है, तो मैंने बोला अगर कुछ भी आपको बदलाव लाना है तो पहले संसद के दोनों सदन में लाना पड़ेगा और दोनों सदन द्वारा कम से कम 2/3, मतलब कि दोनों सदन में जितने भी लोग हैं, जैसे कि उसमें 545 होते हैं, उसमें 245 होते हैं.
राज्यसभा में, इनके कम से कम 2/3 लोगों को उस चीज़ पे एग्री होना चाहिए। वो लोग, वो जो भी हमने बिल पास किया, जो भी हम बिल लाए हैं संसद में, पार्लियामेंट में चेंज कराने के लिए, तो 2/3 लोग ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ उसमें साइन करने चाहिए, उस बिल के लिए एग्री होने चाहिए, दैन ये बिल आगे जाएगा। फिर ये विधानसभा द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। और विधानसभा में भी जो लेजिस्लेचर होते हैं, उसमें विधानसभा में भी कैसे होता है कि कुल राज्यों में कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा इसकी पुष्टि करे। ठीक है, आधे राज्यों की विधानसभा इसके लिए एग्री हो जाए, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, द जुडिशियरी plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure। तो न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका इस पूरे प्रावधान में, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है अबाउट द डिवीज़न ऑफ पावर्स, इनकी जो पावर्स के डिवीज़न में, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक अ डिसीजन। फिर कौन डिसीजन लेगा? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ जुडिशियरी इन फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम में जुडिशियरी का क्या रोल है? Judiciary plays an important role overseeing the implementation of constitutional provision and procedure। जितने भी प्रोसीजर है इसके, तो इसमें क्या रोल है इम्पॉर्टेंट? जुडिशियरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर इनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, ये डिवीज़न में, इनकी पावर में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन, ये मैंने बता दिया। The union and state government have the power to raise resources by levying the taxes in order to carry on the government and responsibilities assigned to each of them। तो संघ और राज्य सरकारों के पास सरकार चलाने के लिए और उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर लगातार संसाधन जुटाने की शक्ति है। मतलब जो टैक्स है वो लगातार संसाधन जुटाने की शक्ति है, और टैक्स को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है, टैक्स को बढ़ा भी दिया जाता है। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड? अब इसमें पढ़ते हैं। Our constitution did not give the state of national language to any language